अब हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट से आप समझ सकते हैं, हम सब लोगों ने मैथ्स पढ़ी है कि जिसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती, इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेट है, जो है वही रहेगी। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 है तो ये वही रहेगी। इसी तरह जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 9.8 है तो 9.8 ही है, कोई वेरिएशन नहीं है। Constant, which is the quantities that does not vary, such as pi is equal to 3.141, are not required statistical study. लेकिन जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो कांस्टेंट स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन को। ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इस बात को आप नोट करें कि व्हेन वी say constant in statistics, that means we are talking about mean, median, mode, standard deviation and variation. कोई भी इवेंट या कोई भी मेजरमेंट जिसको आपने किसी टूल के ज़रिए से मेजर्ड किया हो, इसको आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने थर्मामीटर से टेम्परेचर जो है वो मॉनिटर किया हो, आपने वेट मशीन से वेट मॉनिटर किया हो, आपने जो है वो डिजिटल ग्लूकोमीटर से रैंडम ब्लड शुगर मेजर किए हो। ये कोई भी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये चाहे वो बीपी हो, टेम्परेचर हो, हाइट हो, वेट हो, ये सब आपकी क्या कहलाई जाती है? ऑब्जर्वेशन। एंड इवेंट एंड इट्स मेजरमेंट, कोई भी ऐसा इवेंट और उसकी मेजरमेंट एंड इट्स मेजरमेंट। एग्जाम्पल बीपी, हाइट, वेट, या मैंने बात की थी स्कल सर्कमफेरेंस की, ऑब्जर्वेशन तो ये है। एक चीज़ होती है ऑब्जर्वेशनल यूनिट, जहाँ से आपने ये इवेंट और इसकी वैल्यू ली, जिस बंदे से, जिस सैंपल से, जिसके ऊपर आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, उससे जो आपने वेट लिया, तो वो जो आपका पार्टिसिपेंट है वो आपका कहलाएगा ऑब्जर्वेशनल यूनिट। इसी तरह कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो कि हम फाइल से लेते हैं। अगर हम जो है वो कोई भी डाटा किसी भी जो है वो क्लिनिकल लेबोरेटरी से ले रहे हैं, तो जो क्लिनिकल लेबोरेटरी की हमारे पास फाइल है वो हमारी ऑब्जर्वेशनल यूनिट हो गई है। अगर किसी की हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री से ले रहे हैं, तो जो वो जिस फाइल में है, जो उसकी कॉन्फिडेंशियल मेडिकल फाइल है, वो हमारा ऑब्जर्वेशनल यूनिट हो गई। तो ऑब्जर्वेशनल यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते? डाटा की सिंगुलर फॉर्म क्या है? डेटम। अगर किसी एक इंडिविजुअल से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो हम इसको डेटम कहते हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारे इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो इट इज़ नोन एज द डेटा। डेटम या डेटा हमारे पास क्या है? मेजर्ड, काउंटेड फैक्ट्स और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने किसी की हाइट मालूम की है, ये आपका डाटा है। आपने किसी का वेट मालूम किया है, ये आपका डाटा है। आपने किसी की एज मालूम की है, ये आपका डाटा है। किसी का आपने पेन मालूम किया है, वो जो आपको अपना पेन बता रहा है कि मुझे सिवियर पेन है और आप इसको नोट कर रहे हैं, ये आपका डाटा है। तो डाटा क्या है? वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट है, जो कि ओरिजिनल है और मेजर्ड की गई है। इट इज़ नोन एज डाटा। स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फॉर विच वी हैव एन इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में वो एक ही स्कूल है। एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में वो एक स्कूल है। उस स्कूल में उस मोहल्ले के सारे बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हैं, ये सब
मेरे इनमें इंटरेस्ट है और मैं इन पे स्टडी कर रही हूँ। तो अब ये जो जितने बच्चे हैं जिनके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, ये मेरी पॉपुलेशन है। मुझे इनमें इंटरेस्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे है, तब तक है जब तक कि मेरी स्टडी चलेगी। जब मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं अपना रिज़ल्ट जनरेट कर लूँगी। तो ये जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं अपनी वैल्यूज़ ले रही हूँ, ये कहलाती है पॉपुलेशन। अब अगर मैं इन स्टूडेंट्स में, इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, किसी एक क्लास को पिक कर लूँ और उससे जो है इंफॉर्मेशन लूँ, मैं मसलन बच्चों का बीएमआई कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो मुझे हाइट और वेट मेजर करना है। अगर मैं सिर्फ क्लास 2 को टारगेट करूँ कि मुझे क्लास 2 के ही बच्चों का जो है वो डाटा चाहिए, तो ये पॉपुलेशन में से जो मैंने एक पीस निकाल लिया है, नाउ इट इज़ नोन एज सैम्पल। ये पॉपुलेशन के अंदर से जो एक पीस निकाला, जैसे एक केक में से एक पीस निकाला जाता है, तो वो जो केक है वो पॉपुलेशन है और वो जो पीस अलग किया है वो सैम्पल है। तो अब आपको समझ आया होगा कि फ़र्क क्या है पॉपुलेशन का। ये लार्जेस्ट है, बहुत बड़ी होती है। तो जो पॉपुलेशन पे स्टडीज़ बेस्ड होती हैं वो लंबी स्टडीज़ होती हैं। और अगर आप बात करें सैम्पल की, तो इसी पॉपुलेशन को आप जो है वो ब्रेक करेंगे। तो देखते हैं कि सैम्पल क्या है, सैम्पल की क्या डेफिनेशन है। सैम्पल क्या है आपके पास, इट इज़ पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है, और इनफाइनाइट भी हो सकती है। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, एक टेबल है, उस पर बहुत सारी चूटियाँ हैं, आपके लिए वो काउंटेबल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है ये इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड काउंटेबल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल, तो वो काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं। आप उनकी अटेंडेंस जो रजिस्टर है उसमें उठा लें हर क्लास का, और आप क्या आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ। ठीक है, जिस तरह से हमने सैम्पल को डिफ़ाइन किया है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम स्टैटिस्टिक में यूज़ करते हैं, दिस इज़ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, हर वो इंडिविजुअल जो आपका सैम्पल बन रहा है वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। हर वो बच्चा जिसके आप बीएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सैम्पल को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उठा लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी बच्चे का जो है एज मालूम करनी है, तो मैं बच्चे को बुला के नहीं पूछ रही, क्योंकि हो सकता है बच्चा अपनी एज में कंफ्यूज हो, छोटे बच्चों को इतना नहीं मालूम होता है। तो मैं उनका रजिस्टर उठा रही हूँ। तो अब ये जो रजिस्टर मैंने टीचर से लिया है और इससे मैं उनका सैम्पल यानी एज कैलकुलेट कर रही हूँ, this register is known as the sampling frame by which I am taking the information of my sample. सैम्पल क्या है, बच्चे, और मैं मेजर क्या करने वाली हूँ, उनकी एज कैलकुलेट मुझे एज करनी है, और जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो है रजिस्टर। जो दूसरी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं वो है पैरामीटर। याद रखिएगा कि पैरामीटर वो टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली यूज़ होती है पॉपुलेशन के लिए। जब हम स्टैटिस्टिक्स यानी जब हम सैम्पल की बात करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक यूज़ होता है। दोनों एक ही चीज़ है। ये एक ऐसा नंबर है या ऐसा कांस्टेंट है जो डिफ़ाइन कर रहा है आपकी पॉपुलेशन को। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स हैं। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्कूल, सारे बच्चे हैं स्कूल के, सारे स्टूडेंट्स, चाहे क्लास मोंटेसरी से 10 तक हो, ये आपके पॉपुलेशन है। इन सब बच्चों का जो एवरेज वेट है, ये जो वर्ड एवरेज है, ये एवरेज पैरामीटर है, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो ये जो वर्ड एवरेज है ये पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं सैम्पल की बात करूँ तो अब पैरामीटर चेंज हो गया है स्टैटिस्टिक में। ये स्टैटिस्टिक क्या है, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्कूल।
एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लास 2 के स्टूडेंट का एवरेज वेट, यानी कि अब जो पॉपुलेशन है वो सैंपल में चेंज हो गई है और ये जो एवरेज है ये पैरामीटर से चेंज हो गया है स्टैटिस्टिक में, जहाँ पे अब आप एस्टिमेट कर रहे हैं यानी कि जज कर रहे हैं। तो सेम बात है कि इट इज़ द समरी वैल्यू or constant of a variable that describe the sample such as its mean, standard deviation, standard error, correlation, coefficient। जो अब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले हैं विच इज़ नोन एज द पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज़ अ पॉपुलेशन कांस्टेंट, एग्जाम्पल मीन, वेरिएंस, डेटा फॉलोज established distribution such as binomial Poisson। एक पॉपुलेशन है, ठीक है, आप उसको किसी कांस्टेंट से डिफाइन कर रहे हैं। आप उसका मीन यानी एवरेज भी निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएशन से आप इसको जो है समझने की कोशिश करें। एक वेरिएबल है, आप उस वेरिएबल का सम कर रहे हैं, आपके पास उसका सम 120 आ रहा है। दूसरा वेरिएबल है, आप उसका सम कर रहे हैं, वो भी 120 आ रहा है। तो दोनों का सम तो बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस तो होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। ये वेरिएशन आप वेरिएंस से निकालते हैं। तो जो ये कांस्टेंट है ये आपको बताते हैं कि आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ नीचे है वो चीज़ ऊपर नहीं आ सकती, जो इवेंट बाद में हुआ है वो इवेंट पहले कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो आप इसके अंदर क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं, सच एज बाइनोमियल और पॉइसन। बाइनोमियल और पॉइसन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या बताते हैं कि किसी भी इवेंट के होने का चांस कितना है, कि अगर आपने एक कॉइन को एक दफ़ा उछाला है तो कितना चांस है कि आपके पास हेड आए और कितना चांस है कि आपके पास टेल आए। एक कॉइन को उछाला तो आपके पास क्या है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आप इसको 2 दफ़ा उछालेंगे तो 2 दफ़ा हेड आ सकता है, हो सकता है 1 दफ़ा हेड आए, 1 दफ़ा टेल आए, हो सकता है दोनों दफ़ा ही टेल आ जाए, हो सकता है पहले टेल आए, हो सकता है दोबारा हेड आ जाए। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे इन टेस्ट को फर्दर डिफाइन करेंगे। दूसरे जो टर्मिनोलॉजी वो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जब आप कोई कांस्टेंट नहीं देते, जब कोई आप डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करते हैं, जब आप पॉपुलेशन के लिए कोई अज़म और देखिए का स्क्वायर टेस्ट है। का स्क्वायर टेस्ट में आपको क्या होता है कि अगर आप कोई ड्रग दे रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये ड्रग अच्छी है, सही है, बुरी है। तो आपने कोई कांस्टेंट, कोई नंबर तो नहीं दिया कि ये ड्रग जो है उसका इफ़ेक्ट जो है इतना परसेंट है, 40% इफ़ेक्ट करेगी, 60% इस एज पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इनको कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पे हमारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है कंप्लीट हो रही हैं। लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा कलेक्शन, कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सी 2 सोर्सेज हैं जिससे हम अपना डेटा लेते हैं, और वो कौन से 3 मेथड हैं जिसकी बेस पे हम इन दोनों से डेटा लेते हैं। तो बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। कलेक्शन ऑफ डेटा, आप जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या तो वो आपके पास प्राइमरी सोर्स से आएगा या तो फिर वो आपके पास सेकेंडरी सोर्स से आएगा। अगर आप बात कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स की, तो प्राइमरी सोर्स क्या है? बाय इन्वेस्टिगेटर हिम और हरसेल्फ। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मैं एक्नी पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करना चाहती हूँ, तो मैं एक्नी पेशेंट के पास खुद जाऊँगी और उनसे डेटा कलेक्ट करूँगी। जिस तरह the data which is collected for the first time, which is original in nature and for specific purpose of the study is known as the primary data। इसके अंदर एरर के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद से ले रहा होता है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की, तब हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, या तो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं या तो हम सर्वे कर रहे होते हैं। हमारे पास डिज़ाइन क्वेश्चनएयर होते हैं जिसकी मदद से हम खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो हम वो डाटा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है,
किसी ना किसी फ्रेम के अंदर जो है, वो सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर वो मौजूद है, और अब हम वहाँ से ले रहे हैं, यानी कि ये अब सेकंड हैंड हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड किसी और के हाथ में आ चुका है, ये किसी के पास था, अब वो हमारे पास आ रहा है। तो नाउ इट इज़ नोन एज द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के अंदर एरर का चांस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर फैब्रिकेशन हो सकती है, क्योंकि अब पहले ये किसी और के पास था, अब ये मेरे पास है। अच्छा, सेकेंडरी डाटा क्योंकि रिकॉर्ड से मिलता है, तो रिकॉर्ड क्या होते हैं, ऑलरेडी डन होते हैं, तो ये फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है, इट इज़ सेकेंडरी नेचर, सेकेंड हैंड डाटा है। फॉर एग्जाम्पल, एक डाटा है पॉपुलेशन सेंसस रिकॉर्ड में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए तो ये प्राइमरी डाटा है, लेकिन अब ये प्लानिंग डिवीजन का एक ऑफिसर है जो इस डाटा को यूज़ कर रहा है, और ये पॉपुलेशन सेंसस रिकॉर्ड की फाइल से उठा रहा है, तो उसके लिए ये डाटा सेकेंडरी डाटा हो गया। प्राइमरी डाटा कौन सा है, जो एक्सपेरिमेंट और सर्वे से किया जाता है, और सेकेंडरी डाटा कौन सा है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है उनसे लिया जाता है। तो अब ये तो दो सोर्सेज हैं, लेकिन वो तीन मेथड क्या हैं जिसकी बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेथड्स की, कि किसकी बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी हमारे पास तीन ही मेथड हैं जिसकी बेस पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप एक क्लिनिशियन हैं या आप एक फिजिशियन हैं, आपके पास एक पेशेंट आ रही है जो कि ओरल कैंसर की है। अब आप उसके साइन एंड सिम्टम्स को खुद ही से जो है वो मेजर कर रहे हैं। इसके बाद जब उसका ऑपरेट हो जाए, तो ऑपरेट के बाद आप उसकी प्रोग्नोसिस, या तो क्योंकि ये सब आप खुद से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है हाउस टू हाउस सर्वे। घर घर जाके आप सर्वे कर रहे हैं। ये ज़्यादातर होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, जब आप जो है घर घर जाके वहाँ के मेंबर्स का मालूम करते हैं, खुसूसन जब सेंसस होते हैं तब ये होता है। इसी तरह अगर एक एरिया है जहाँ पे कॉलरा बहुत फैल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके लोगों का सेवरेज सिस्टम के बारे में मालूम करते हैं, उनके वो कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं, ये सब आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा है मेल्ड क्वेश्चनियर, जो आजकल फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है। जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चनियर ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल कर देते हैं कि आप इसको फिल करें। ये सर्वे है, ज़्यादातर ये सर्वे में यूज़ होता है। तो यही तीन मेथड हैं जो कि डाटा कलेक्शन में यूज़ होते हैं।